Hello students, I Soham Chaudhary, lecturer Civil Department, Pravin Patel College of Diploma Engineering and Technology, will continue with the subject Theory of Structures. In that, we will continue with Direct and Bending Stresses Part 6. So over here, you are given with a rectangular chimney having external dimension is 1.6 meter and 1 meter with the wall thickness of 200 mm. Is subjected to horizontal wind pressure of 1.5 kN per meter square. Find out the maximum height of the chimney which can be allowed so that the maximum stress in the masonry is not to exceed 230 kN per meter square compressive. Check whether the masonry is safe if no tension is allowed. The unit weight of masonry is 24 kN per meter cube. अब देखो लास्ट सम भी इसी के तरह था, आपको एक स्क्वायर सेक्शन दिया था जो हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया है और सब कुछ दिया हुआ था, बट इसमें आपको क्या अलग दिया है, आपको सिर्फ ये अलग दिया है जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए, बट वो 230 kN पर मीटर स्क्वायर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मेरे को उस हिसाब से हाइट कैलकुलेट करना है और साथ में मेरे को ये भी बोला है कि अगर नो टेंशन कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो मेरे को ये चेक करना है कि मशीनरी सेफ है या नहीं है। तो आउटर डायमेंशंस आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर्स एंड 1 मीटर्स, तो बी आपका 1.6 है, डी आपका 1 है। वॉल थिकनेस 200 mm दे दिया है। सो नाउ दिस बिकम्स इनर डायमेंशंस के लिए स्मॉल बी इज़ कैपिटल बी माइनस 2t, तो कैपिटल बी इज़ 1.6 माइनस 2 इंटू 0.2। अब ये 200 mm को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, so this becomes 1.2 and similarly small d becomes 0.6 meters. Wind pressure 1.5 kN per meter square को मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमम स्ट्रेस 230 दिया हुआ है, डेंसिटी आपको 24 दिया हुआ है, डेंसिटी एंड यूनिट वेट इज़ नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग, तो 24 kN per meter cube दिया हुआ है। नाउ आई नीड टू फाइंड h एंड ऑल्सो आई हैव टू चेक इफ नो टेंशन इज़ अलाउड, तो मशीनरी सेफ है कि नहीं है। सो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ एरिया आपको पता चल जाएगा b इंटू डी, बट अगेन इट इज़ एन हॉलो रेक्टेंगल, सो कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको वैल्यू मिलता है 0.88 मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ द चिमनी इज w इज इक्वल टू ए इंटू एच इंटू रो। सो यहाँ पे आपके पास h अवेलेबल नहीं है एंड डायरेक्ट स्ट्रेस का आपके पास फॉर्मूला है w बाई ए, तो आपके पास A आ गया है, तो आपने डायरेक्ट स्ट्रेस H के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 24,000 H न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ कंप्रेसिव इन नेचर। नाउ वी ऑल्सो नो दैट सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। ये सबको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज़ डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, बट आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू अवेलेबल है 230 इंटू 10⁻³ डायरेक्ट स्ट्रेस अभी आपने कैलकुलेट किया 24,000 H और बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा 2353.31 H²। ये कैसे आया? बाय यूजिंग द फॉर्मूला m बाय z। सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा दैट इज़ 2353.31 H² प्लस 24,000 H माइनस 230 इंटू 10⁻³ अभी आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप फर्स्ट टर्म से थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। तो व्हाट आई डिड इज आई डिवाइडेड द होल इक्वेशन बाय 2353.31 दैट इज़ योर फर्स्ट टर्म। तो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा h² प्लस 10.19 H माइनस 97.73 विच इज़ इक्वल टू 0। सो नाउ if I compare this equation with the standard quadratic equation which is ax² plus bx plus c is equal to 0, तो I will get the values of a, b and c। अब ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली रूट्स नहीं मिल रहे, तो मुझे अगर h का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा h इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अभी आपके पास अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है दैट इज़ h² प्लस 10.19 H माइनस 97.73 इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 10.19 होगा और c का वैल्यू माइनस 97.73 होगा।
तो यहाँ पे इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको दो वैल्यूज़ मिलेगा, दैट इज 6.02 मीटर्स एंड -16.21 मीटर्स। बट वी कैन से कि हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो हम उसको नेग्लेक्ट करके हम बोलेंगे कि h 6.02 मीटर्स होना चाहिए। नाउ अगर आपको क्वेश्चन में ये भी बोला गया है साथ में कि टेंशन हमने अलाउ ही नहीं किया है, सो आई नो सिग्मा नॉट शुड आइदर बी ग्रेटर और आइदर बी इक्वल टू सिग्मा बी, तो हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन सिग्मा बी। तो आपके पास सिग्मा नॉट का भी वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा बी का भी वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ से आपने h कैलकुलेट किया, तो h कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको h का वैल्यू 10.2 मीटर्स मिल रहा है। तो अभी आपका h का वैल्यू 6.02 मीटर्स आया था, तो जो 6.02 मीटर्स है इट इज़ लेस देन 10.2, सो इट इज़ सेफ। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। अभी ये एक नया टॉपिक आया है, हमने इससे पहले जो भी पढ़ा है वो वॉल्स के बारे में पढ़ा था और 4 डिफरेंट सेक्शंस के बारे में पढ़ा, सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, हॉलो रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर इज वन एंड द सेम। ये एक नया टॉपिक है, दैट इज कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। अगर आपका जो डैम है, अगेन इट इज़ इन मैसनरी स्ट्रक्चर, अगर वो स्टेबल होना चाहिए तो क्या क्या कंडीशंस होता है। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच वी नीड टू फॉलो टू अवॉइड द फेलियर ऑफ मैसनरी वॉल्स और डैम। दैट इज फर्स्ट इज कंडीशन टू अवॉइड टेंशन इन द मैसनरी। अब तक हम वही तो पढ़ रहे हैं कि हम नो टेंशन कंडीशन बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस पे टेंशन नहीं आना चाहिए। अगर आपके कोई भी मेंबर, कोई भी अगर स्ट्रक्चर के बेस पे टेंशन आ रहा है तो क्रैक्स डेवलप होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स लेते हो तो अगर फुटिंग्स में अगर टेंशन आ रहा है तो फुटिंग्स में क्रैक्स डेवलप होगा। अगर फुटिंग्स में क्रैक्स डेवलप होगा तो इट कैन फेल। अगर फुटिंग्स ही फेल हो गए तो आपका पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। सो द फर्स्ट कंडीशन इज टू अवॉइड द टेंशन इन द मशीनरी। सो द कंडीशन इज z should either be less than or equal to 2b/3. नेक्स्ट इज कंडीशन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द डैम। तो आपका जो कंडीशन है ये, इसमें क्या होता है, वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p ऑफ द रिजल्टेंट r is resisted by frictional force between the bottom of the base of the dam and the ground. किधर फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग कहाँ पे होगा, आपका डैम स्लाइड होगा और डैम रेस्ट कहाँ पे कर रहा है, ग्राउंड में रेस्ट कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी डेवलप्ड और द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपने ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू इंटू W, वेन म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and W is the weight of the dam. If the horizontal thrust P is more than the limiting friction, then the dam will have a tendency to slide forward. तो आपका अगर फ्रिक्शन जितना है उससे ज़्यादा आपका लोड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डैम स्लाइड कर जाएगा। तो मुझे वो भी अवॉइड करना पड़ता है। सो अवॉइड करना पड़ता है, कैसे अवॉइड करेंगे कि जो मेरा F कंपोनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन द P कंपोनेंट, मतलब जो फ्रिक्शन जनरेट होने का कैपेसिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन द लोड एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल और मशीनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग ऑफ द डैम। In order that the dam is safe against overturning, the restoring moment must be greater than the overturning moment. So now the factor of safety against overturning is given as restoring moment divided by overturning moment. तो restoring moment होता क्या है, that is movement of W about toe B, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, एंड ओवरटर्निंग मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ P अबाउट टो B, दैट इज P इंटू H/3, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो हमको ओवरटर्न होने से भी उसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इज कंडीशन टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ द मशीनरी। टू अवॉइड फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द मशीनरी, द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस एट एनी लेयर ऑफ द मशीनरी should be less than the safe bearing capacity of the soil on which the dam is resting. ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है वो आपके SBC से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपके SBC से वो ज़्यादा होगा तो आपका सॉइल उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका जो मशीनरी है वो क्रश हो ही जाएगा। सो दिस एंड्स योर फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट यूनिट। इफ़ यू हैव एनी डाउट in any of the parts, that is I have uploaded 6 parts, if you have any doubt in any of these parts
You can write me at prpsoham@cea@gmail.com. Thank you.